सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत सिरोही के पाली के पार्ट 2 की बात करेंगे। इससे पहले हमने सिरोही पढ़ा, जालोर पढ़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर की बात की है। आज हम जोधपुर संभाग के अंतिम जिले पाली की बात करने वाले हैं। पाली के इतिहास की बात करेंगे, पाली वालों के इतिहास की बात करेंगे, राव सिहा के इतिहास की बात करेंगे और यहाँ पर होने वाले युद्धों की बात करेंगे। 1857 की क्रांति के समय क्या स्थिति थी उसकी बात करेंगे। बिल्कुल आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नाडोल के चौहानों की भी बात करेंगे। प्रिंस जी कुमार चित्तौड़गढ़ से प्रणाम आपको, राम राम। नवाबों की नगरी टोंक से राम राम। गुड़ा मालानी से प्रणाम। और अब तो कमेंट फास्ट चल रहे हैं, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। क्लास लाइव हो चुकी है। जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। विनोद जी धनवाद, सांवरिया सेठ की तरह से प्रणाम। बिल्कुल विनीता जी आपको भी प्रणाम, अशोक जी आपको भी प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। तो सभी एक बार साथी क्लास को लाइक भी कर दें, मित्रों के साथ शेयर भी करते हैं और आज के इतिहास को प्रारंभ करते हैं। पाली जिले का क्या इतिहास रहा है, बात प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर राव सिहा के बारे में बात करते हैं। भाई राव सिहा का इतिहास जो है वो पाली से स्टार्ट क्यों होता है इसकी हम बात करते हैं। सभी जानते हैं हम, मारवाड़ का जो राठौड़ राजवंश है उनके ये आदि पुरुष माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। इनको राठौड़ों का मूल पुरुष भी कहा जाता है। पाली से इनका क्या संबंध रहा है बात करते हैं। सबसे पहले इनके बारे में भीलवाड़ा से प्रणाम, बाड़मेर से राम राम, सभी को प्रणाम। तो सबसे पहले हम राव सिहा की बात करते हैं। राव सिहा, तो सबसे पहला इनसे संबंधित कथन ये मारवाड़ के राठौड़ों के आदि पुरुष कह सकते हैं, मूल पुरुष कह सकते हैं, या फिर हम संस्थापक भी कह सकते हैं, संस्थापक। अब यहां पर यदि हम राव सिहा की बात करें तो राव सिहा का जनरली जो संबंध है वो कन्नौज और बदायूं के जो गढ़वाल शासक हुए उनसे बताया जाता है। और कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जयचंद गढ़वाल के भतीजे हुआ करते थे राव सिहा, वहां पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। क्योंकि हम जानते हैं कि 1194 के अंदर मोहम्मद गोरी के और वहां के शासक जयचंद गढ़वाल के बीच जो चंदावर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जयचंद गढ़वाल बुरी तरीके से पराजित हुए। बाद में उनके वंशजों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी और उन्हीं में एक व्यक्ति थे राव सिहा, जो कि अपने अस्तित्व को तलाशते तलाशते पश्चिमी भारत की तरफ कह सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान की तरफ कह सकते हैं, पश्चिमी मरुभूमि की तरफ कह सकते हैं, पलायन किया इन्होंने और बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाना प्रारंभ किया। वहीं पर इनको कुछ लोगों ने बताया कि एक लाखा फुलानी नामक व्यक्ति है जिसका आतंक यहाँ पर काफी हो चुका है, आप उनसे हमारी रक्षा कीजिए। बाद में इन्होंने लाखा फुलानी को पराजित किया और उस क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया। बाद में पाली क्षेत्र के पालीवाल ब्राह्मणों ने जब राव सिहा के बारे में सुना तो वो स्वयं मेर के मीणाओं से परेशान थे, मेर जाति के मेरों से परेशान थे, मीणाओं से परेशान थे। उन्होंने इनको बुलाया कि आप आइए, हमें यहाँ पर क्या है इनसे निजात दिलाइए। बाद में राव सिहा जो है वहां पर जाकर के मेरों को पराजित करते हैं, मीणाओं को पराजित करते हैं और पाली क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाने के साथ साथ वहां पर शासन करना प्रारंभ करते हैं। पालीवाल प्रारंभ में इनको सहयोग करते हैं। ऐसा भी इनके बारे में कहा जाता है कि बाद में राव सिहा ने लालच में आकर जो प्रमुख सरदार हुआ करते थे पालीवाल ब्राह्मणों के, उनको मौत के घाट उतार दिया और बाद में कुछ वहां पर पालीवाल जो बचे हुए थे उन्होंने वहां से पलायन करके जैसलमेर इस तरफ उन्होंने पलायन किया और वहां जाकर के बस गए। सभी बातों का ये निष्कर्ष निकलता है कि पाली में राव सिहा के द्वारा अपने वंश की स्थापना की जाती है और वहीं से इनका वंश प्रारंभ होता है। इसी वजह से हम राव सिहा को पाली में पढ़ रहे हैं, ना कि इनको जोधपुर में पढ़ रहे हैं। जोधपुर में हमने राव जोधा से इतिहास प्रारंभ किया था। आज बात करेंगे राव सिहा की, इनके वंशज आसनाथ, इनके पुत्र आसनाथ की। बाद में इनके पोते जो कि दुहड़ चक्रेश्वरी माता की मूर्ति जो है वो कर्नाटक से लेकर के आते हैं और उनके बाद राव चूड़ा के बाद रणमल और राव जोधा का व्यवस्थित इतिहास जो है हमें पढ़ने को मिलता है। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ से तमन्ना जी बानू आपको राम राम, जय चित्तौड़, जय मेवाड़, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। तो प्रारंभ करते हैं। सुंदर जी विश्नोई सांचौर से प्रणाम, सभी को राम राम। हाँ जी,
तो यहाँ पर हम बात करते हैं राव सिंहा के बारे में। इन्होंने शासन करना कब से प्रारंभ किया, तो 1240 ईस्वी से लेकर के 1273 तक का इनका समय माना जाता है। तो यहाँ पर इस समय तक इन्होंने शासन किया। यदि 1240 में यदि हम बात करें तो मारवाड़ में, और मारवाड़ जनरली कौन सा क्षेत्र, पाली, तो मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। राठौड़ वंश की इन्होंने मारवाड़ में स्थापना की। जनरली मारवाड़ पाली को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद का जो भी क्षेत्र है, जैसे कि हम राणा कुंभा के समय पढ़ते हैं कि जब आवल बावल की संधि होती है, सोजत को केंद्र रख करके मारवाड़ मेवाड़ की सीमा का निर्धारण किया जाता है। इसका मतलब सोजत जो है वो मारवाड़ में है। कुंभलगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, वहां से यदि हम देखते हैं पश्चिम की ओर, तो वहां से मारवाड़ प्रारंभ होता है। तो बिल्कुल यहां से मारवाड़ की शुरुआत मानी जाती है। तो मारवाड़ में इन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की। कब की, तो 1240 के आसपास की। भाई इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था जैतराम के पुत्र थे ये। जैतराम इनके पिता का नाम था। आए कहां से थे, इनका संबंध कहां से है, बदायूं व कन्नौज से संबंध, ऐसे लिख सकते हैं अपन, संबंध, तो वहीं से आए थे। और मूल रूप से ऐसा माना भी जाता है कि राठौड़ जो है गढ़वाल है। बाकी राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति की बात करें, राठौड़ शब्द की उत्पत्ति की बात करें, तो राष्ट्रकूट से राठौड़ों की उत्पत्ति मानी जाती है। और राष्ट्रकूट हम सभी जानते हैं दक्षिण भारत में एक जाति थी जिसका हम त्रिपक्षीय या त्रिदलीय जो संघर्ष होता है उसमें हम उल्लेख पढ़ते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर बदायूं कन्नौज से इनका संबंध है। राव सिंहा मारवाड़ के राठौड़ों के आदि पुरुष हैं, मूल पुरुष या संस्थापक हैं। 1240 में इन्होंने मारवाड़ या पाली क्षेत्र में राठौड़ वंश की स्थापना की। 1273 तक ये शासक रहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इनसे संबंधित एक लाखा जंवर का युद्ध इनसे संबंधित आता है। लाखा जंवर का युद्ध, ये युद्ध जनरली 1273 के आसपास का माना जाता है। और इस युद्ध में राव सिंहा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राव सिंहा जो है इस युद्ध में मुस्लिम शासक महमूद को पराजित करते हैं। और यहाँ पर ये राठौड़ राजवंश जो है इन्हीं के साथ में प्रारंभ हो जाता है। तो 1273 का लाखा जंवर का युद्ध इनसे संबंधित है। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर एक स्थान माना जाता है, धौला चौतरा नामक एक स्थान है जहां पर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था लाखा जंवर का युद्ध। इनका संबंध भी राव सिंहा से माना जाता है। तो ये प्रमुख कुछ बातें थी इनसे संबंधित। दूसरी बात, इनकी रानी का नाम क्या था, तो रानी थी पार्वती। इनकी रानी का नाम था पार्वती और ये सोलंकी राजकुमारी थी। अब और इनके पुत्र की बात कर लेते हैं। पुत्र का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम था आस्थान या आसनाथ, अलग अलग नाम देखने को मिलता है। आस्थान या आसनाथ इनके पुत्र हुआ करते थे। बाद में आसनाथ जो है वो भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं। उसके बाद में उनके पुत्र दुहड़ शासक बनते हैं, जो कि कर्नाटक से अपनी कुल देवी चक्रेश्वरी माता, जिसे नागणेची माता भी कहते हैं, नगाड़ा बाड़मेर में उनका मंदिर बना हुआ है, वहां से काष्ठ प्रतिमा लाते हैं और नगाड़ा बाड़मेर में स्थापित करवाते हैं। तो ये थे राव सिंहा, जिनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हमें एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से याद रखनी है कि भाई इनसे संबंधित एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकता है। बिल्कुल, राव सिंहा की बात हम कर रहे हैं कि 1273 में जब ये युद्ध हुआ था, इसमें ऐसा भी माना जाता है कि ये वीर गति को प्राप्त हुए थे और इनका स्मारक या इनकी छतरी, स्मारक कह दो या छतरी, बीठू गांव में बनी हुई है। बीठू गांव में बनी हुई है और यहीं पर है ये धौला चौतरा। तो बीठू गांव पाली के अंदर इनका स्मारक बना हुआ है, या आप इनकी छतरी भी कह सकते हैं। तो ये बात थी बिल्कुल राव सिंहा से संबंधित। हाँ जी, सभी जोश में आ जाए, क्लास को शेयर भी कर दें।
अब हमने यहाँ पर बात कर ली, राव सिंहा की बात कर ली, उसके बाद राव सिंहा के वंशजों की बात कर ली। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि पाली के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो पाली क्षेत्र में, पाली जिले के क्षेत्र में जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई है उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। बिल्कुल, तो अब बात करेंगे गिरी सोमेल के युद्ध की। भाई इसकी पर्टिकुलर डेट को लेकर बहुत सारे विद्वानों में कंफ्यूजन है, लेकिन ये सभी विद्वान कहते हैं कि ये युद्ध जो है 1544 में हुआ था। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग इसके बारे में बताते हैं, और 12वीं की किताबों में अलग डेट दे रखी है, मूल पुस्तकों में अलग डेट दे रखी है, तो अपने को तो याद रखना है 1544। अब ये युद्ध गिरी सामेल के मैदान में हुआ था, या जैतारण का युद्ध भी इसे हम कह सकते हैं, जैतारण का युद्ध। और ये है कहां पर? पाली जिले के अंदर ये पड़ता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैदान को या तो गिरी सुमेल कह दो या जैतारण, पर्टिकुलर वर्तमान में तो ये जो जगह है ये जैतारण तहसील जिला पाली के अंदर पड़ती है। युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो युद्ध हुआ था मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ था। मालदेव स्वयं इस युद्ध में उपस्थित थे, लेकिन युद्ध से पहले ही यहां से चले जाते हैं। इनके सेनापति जैता व कुंपा इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। शेरशाह सूरी की तरफ कौन कौन व्यक्ति थे? शेरशाह सूरी की तरफ थे कल्याणमल कहाँ के हैं आपको पता है? वीरमदेव, कल्याणमल वीरमदेव। तो कल्याणमल हैं बीकानेर के और वीरमदेव हैं मेड़ता के। और बाद में इनका एक सेनापति जिसका नाम है जलाल खा जलवानी, इसकी सहायता से ये युद्ध जीत जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आज संक्षेप में हम कुछ मालदेव की बात भी करेंगे। इतिहासकारों ने इसे, फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने इसे हसमत वाला शासक कहा है। चारण इतिहासकारों ने इसे हिंदू बादशाह की उपाधि दी है। बहुत सारे कारण थे, तो संक्षेप में हम मालदेव के जीवन के ऊपर एक प्रकाश डालने का काम करते हैं। तो मालदेव की जनरली बात करें, मालदेव जब शासक बनते हैं, बड़े विवादों में शासक बनते हैं। सोजत दुर्ग में इनका राज्याभिषेक होता है। मारवाड़ की ख्यातों में ऐसा लिखा गया है कि सोजत दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने सोजत दुर्ग का परगोटा बनवाया, वहां पर इनका राज्याभिषेक हुआ था और कभी कभी ये वहां पर जाया करते थे। तो सोजत दुर्ग जो है मालदेव के लिए एक इंपॉर्टेंट दुर्ग माना जाता था। चूंकि मालदेव एक महत्वाकांक्षी शासक थे, अनेक रियासतों से इनके झगड़े पहले से चल रहे थे। इन्होंने मेड़ता के वीरमदेव को वहां से निष्कासित करके मेड़ता पर अधिकार कर लिया। इससे पहले इन्होंने 1541 में राव जैत सिंह को पराजित करके उनको युद्ध भूमि में मार डाला। बीकानेर के वो शासक हुआ करते थे। उनके पुत्र कल्याणमल जो है अब वो अपदस्थ शासक हैं, उनको बीकानेर नहीं मिल रहा है क्योंकि मालदेव का वहां पर अधिकार है। मौका मिल गया शेरशाह सूरी को, क्योंकि मारवाड़ की सीमाएं दिल्ली से लग रही थी। शेरशाह सूरी को भी पता था कि कभी भी मालदेव हमारे यहाँ पर अटैक कर सकता है। मालदेव को भी पता था कि दिल्ली सल्तनत से कभी भी मुकाबला हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था कि भाई युद्ध करें तो कोई ना कोई तो बहाना होना चाहिए, कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। बिना कारण के आपस में युद्ध कैसे कर सकते हैं? तो मौका मिल गया। कल्याणमल जिनको अपना साम्राज्य चाहिए था, इन्होंने भड़का दिया किसको? शेरशाह सूरी को। और क्या भड़काया कि भाई हुमायूं जो है, जिनको आपने युद्ध में पराजित कर दिया है, हुमायूं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। मालदेव ने उनको सहायता करने की क्या की है? पेशकश की है। ऐसी बातें कौन कह रहे हैं? कल्याणमल कह रहे हैं कि भाई हुमायूं जो है वो सिंध प्रांत से, अमरकोट से होते हुए इधर आए हैं मारवाड़ में इनसे मिलने के लिए, और मालदेव ने उनको सहायता करने की पेशकश की। पहला बहाना तो शेरशाह सूरी को यह मिल गया कि भाई मालदेव को क्या कर दी आपने, एक तरीके से कह सकते हैं कि सहायता की जो पेशकश की वो हमारे विरुद्ध है। दूसरी बात, जैसे शेरशाह को पता चला तो शेरशाह ने मालदेव को एक सूचना भेजी, जैसे ही हुमायूं आपके पास मिलने के लिए आए उसको बंदी बना लेना और मुझे सौंप देना। मालदेव ने ऐसा भी नहीं किया, हुमायूं को बंदी भी नहीं बनाया, से सम्मान जाने दिया। तो इस बात से भी शेरशाह को ऐसा लगा कि भाई दिल्ली सुल्तान मैं हूँ, दिल्ली सल्तनत पर मैं बैठा हूँ, दिल्ली का शासक मैं हूँ, और मेरी आज्ञा की अवहेलना करना मतलब क्या है? एक तरीके से राष्ट्रीय विद्रोह इसको माना जा सकता है। मालदेव
को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि स्वतंत्र शासक हुआ करते थे, काफी शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। लेकिन आस पास की सभी रियासतों से इन्होंने क्या है, बेर कर रखी थी, लड़ाई कर रखी थी। जैसलमेर के रावल लूणकरण से भी इनकी नहीं बनती थी। उनकी पुत्री के विवाह के बहाने उनको जैसलमेर बुलाया और वहां पर मारने की साजिश की। बाद में इनको पता चल जाता है, इनके सेना वहां पर पहुंच जाती है और मालदेव वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। इसी घटनाक्रम को लेकर उमादेव और इनके बीच में विवाद हो जाता है। उमादेव बाद में यहाँ से मारवाड़ से तारागढ़ दुर्ग जो है वहां पर रहने लग जाती है, क्योंकि अजमेर का तारागढ़ दुर्ग भी उस समय मालदेव के अधिकार में था। बहुत सारी बातें इनसे संबंधित, मालदेव से संबंधित। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि कुछ शुरुआत में कुछ अलग अनबन हो गई थी, इस वजह से भी उमादेव है जो वो मालदेव से रूठ गई थी। बिल्कुल, तो ये संक्षेप में जानकारी थी मालदेव से संबंधित। मालदेव एक महत्वाकांक्षी शासक थे, एक शक्तिशाली शासक थे। तो कभी ना कभी शेरशाह सूरी के और इनके बीच में युद्ध होना क्या था, बिल्कुल संभव था कि भाई युद्ध तो कभी ना कभी होगा। लेकिन वो डेट आ गई थी 1544, जिसमें ये युद्ध हो गया। तो अपनी सेना लेकर के ये कहां पर पहुंच गए, सेना लेकर के पहुंच गए जैतारण के मैदान में, या इसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर इन्होंने जब इतनी जबरदस्त शक्ति देखी, किसकी, मालदेव की, और जेता कूपा जैसे सेनापति देखे, तो जेता कूपा जैसे सेनापति देख के इनके मन में विचार आया कि भाई यहां पर हम सीधे तौर से युद्ध करके तो मालदेव को पराजित नहीं कर सकते हैं। इन्होंने एक ऐसा वक्तव्य भी कहा था जेता और कूपा के बारे में कि काश ऐसे सेनापति मेरे होते तो मैं एक छत्र हिंदुस्तान पर अपनी बादशाहत कायम कर देता। तो इन्होंने रात को एक षड्यंत्र किया। जेता कूपा के नाम से उनके हस्ताक्षर किए हुए जाली पत्र जो थे मालदेव के शिविर के बाहर डलवा दिए। जैसे ही मालदेव को उसकी सूचना मिली, मालदेव को लगा कि जेता कूपा मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं और ये सुबह होते ही शेरशाह सूरी की तरफ मिल जाएंगे, मुझे बंदी बना लेंगे, मुझे मौत के घाट उतार देंगे। तो रातों रात मालदेव वहां से फरार हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, मारवाड़ चले जाते हैं, जोधपुर चले जाते हैं। बिल्कुल रेवदर की भूमि से प्रणाम। 62 युद्ध इन्होंने किए थे, इसमें से 52 युद्धों का इनको विजेता माना जाता है। सुनील प्रजापति जी जोधपुर से 62 युद्धों का विजेता नहीं, 52 युद्धों का विजेता माना जाता है। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इन्होंने 58 युद्ध किए थे, कुछ कहते हैं 62 युद्ध किए थे, लेकिन उसमें से 52 जीत गए थे, है ना। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। फारसी इतिहासकार विशेषकर फरिश्ता ने इनको क्या कहा है, हसमत वाला शासक बताया है। हमारे यहाँ के चारण इतिहासकारों ने इसे हिंदू शासक बताया है। और भी अलग अलग ग्रंथों में, अकबरनामा में इनके बारे में अलग अलग जानकारी मिलती है। सभी इनको अलग अलग, एक प्रकार से इतना जरूर हम समझ सकते हैं कि उस समय में अपने समय के सबसे शक्तिशाली ये शासक हुआ करते थे। बिल्कुल राकेश जी गुजर कह रहे हैं 52 युद्ध जीते, हसमत वाला कहते थे, बिल्कुल सही। मोहनलाल जी नौका की धरती से प्रणाम भी कर रहे हैं, पाए भी लाग रहे हैं, बिल्कुल धन्यवाद आपको। पढ़ाई करें, मस्त रहें, बढ़िया तैयारी करें। अभी आज ही हाल ही में SI की एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो अपनी तैयारी को मजबूत करें। इतने दिन से अपने जो जिला दर्शन की सीरीज चल रही है, बढ़िया शानदार, इसको नोट करें, नोट्स बनाएं। निश्चित रूप से आगामी जितनी भी राजस्थान की परीक्षाएं हैं, आप सभी के लिए उनमें ये लाभकारी सिद्ध होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि युद्ध होना तो संभव हो गया था, लेकिन सीधे युद्ध नहीं जीत पा रहे थे। और ऐसे ही मालदेव को जब पता चला तो वो चले गए जोधपुर। बाद में जब सुबह जेता और कूपा को इस घटना की जानकारी मिली तो इन्होंने बहुत शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन अपनी मर्यादा, आन बान, शान बचाने के लिए कि अभी यदि हम भी युद्ध किए बिना यहाँ से चले जाएंगे तो एक बदनामी का कलंक हमारे ऊपर लग जाएगा। इससे अच्छा है युद्ध करेंगे, और मान लो जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं तो लड़ते हुए मरेंगे, वीर गति भी पाएंगे तो इज्जत की मौत तो मरेंगे। ऐसा ही करते हुए जेता कूपा युद्ध लड़ते हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त भयंकर युद्ध होता है। राठौड़ सरदार या फिर हम कह सकते हैं राजपूत सरदार जो है शेरशाह सूरी की सेना पर भारी पड़ जाते हैं। शेरशाह सूरी की लगभग पराजय होने ही वाली थी। इधर से कल्याणमल ये भी फरार होने की फितरत में थे, विरमदेव भी फरार होने के चक्कर में थे, लेकिन अचानक जलाल खां जलवानी जो कि शेरशाह का सेनापति था, इसको युद्ध की जानकारी मिल गई कि शेरशाह सूरी स्वयं इस युद्ध में मौजूद है, इस प्रकार की कोई घटना होने वाली है। तो ये अचानक वहां पर सेना लेकर के पहुंच जाते हैं और राठौड़ सेना या राजपूत सेना को चारों ओर से बहुत बड़ी इनकी सेना होती है जो घेर लेती है। बाद में जेता कूपा यहां पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त। तो यहां पर ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बड़ी ही मुश्किल विजय हो जाती है शेरशाह सूरी की। अब ये जीत तो जाते हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था शेरशाह सूरी को कि भाई मैं ये युद्ध जीत गया। तो इन्होंने कहा कि आज तो अल्लाह ने
बड़ी ही मुश्किल ये फतेह हासिल करवा दी, वरना आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या कर देता, हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शॉर्ट में यदि कहें तो इन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल विजय हुई, आज तो खैर हुई, वरना एक मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये कोटेशन या ये वाक्य जो है किस युद्ध से संबंधित है? गिरी सामेल के युद्ध से संबंधित है। कहने वाले कौन है? शेर शाह सूरी ये बात कहने वाले हैं। तो यहां पर बात करते हैं इस युद्ध की। इस युद्ध के, या ऐसा लिख सकते हैं, इस युद्ध को जीतने के बाद, इस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने कहा, शेर शाह सूरी ने क्या कहा यहां पर? तो इन्होंने कहा कि आज तो खैर हुई, आज तो खैर हुई, वरना मैं मुट्ठी भर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये घटना घट गई किनके साथ में? शेर शाह सूरी के। और शेर शाह सूरी ने बाद में इस युद्ध को जीतने के बाद में जोधपुर पर अधिकार कर लिया, सोजत पर अधिकार कर लिया, लेकिन 1 वर्ष बाद ही इनकी कालिंजर अभियान में मृत्यु हो जाती है। और जैसे इस मृत्यु की सूचना मालदेव को मिलती है, मालदेव मौके का फायदा उठाकर पुनः वापस जोधपुर पर अधिकार कर लेते हैं। तो मतलब मालदेव का संघर्ष इतना लंबा नहीं चला, लेकिन ये युद्ध जो था वो इनके जीवन का सबसे एक विनाशकारी या परिवर्तनकारी जो है ये युद्ध साबित होता है। और इस समय शेर शाह सूरी का मारवाड़ पर अधिकार हो जाता है। बिल्कुल पाली का इतिहास इतना निराला है, देख लो पाली में। अभी आगे हम एरिनपुरा छावनी की बात करेंगे, वहां पर हम बिथोड़ा के युद्ध की बात करेंगे, चेलावास के युद्ध की बात करेंगे। तो आज बहुत सारे युद्धों की बात हम करने वाले हैं। बिल्कुल मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, सल्तनत खो देता, राज खो देता, इस तरह की कोई भी बात हो। अपने तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आया हुआ है पहले कि ये वाक्य किस युद्ध से संबंधित है कि मैं मुट्ठी भर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, या ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे। इसके बाद ऐसा भी डायरेक्ट प्रश्न आता है जैतारण का युद्ध कब हुआ। अब बहुत सारे ये सोचते हैं कि गिरी सुमेल का युद्ध याद है, दोनों नाम एक ही है, जैतारण के मैदान में हुआ, गिरी सुमेल नामक जगह भी वही है, इसी वजह से दोनों नाम कंबाइंड भी आते हैं। बिल्कुल एसआई की डेट आ चुकी है, अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए मेरे द्वारा कोई ऑथेंटिक इसके बारे में नहीं बताया जाएगा। एग्जाम का जिस दिन एडमिट कार्ड निकल जाए, एग्जाम हो जाए तो मान लेना एग्जाम डेट आ गई, बाकी अभी कोई भरोसा नहीं है। 2 साल से डेट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। हाँ, बाजरा लेने के लिए आए थे यहाँ पर मारवाड़ में, है ना। इनको किसी ने कह दिया कि बाजरे की रोटी बहुत अच्छी है, गुड़ मक्खन के साथ बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने कहा एक बोरी भर बाजरा मंगवाओ, लेकिन इनको बोरी भर के बाजरा नहीं दिया, तो स्वयं बाजरा लेने के लिए आ गए, लेकिन बाजरा इनको महंगा पड़ गया। इसलिए बाद में इन्होंने एक कोटेशन जारी किया कि आज तो खैर हुई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए, बाजरे की रोटी के चक्कर में यहाँ पर बादशाह खो देता। बाजरे की रोटी तो नहीं मिली, लफड़ा हो गया, और बाजरे की रोटी मिली, साथ में गुड़ मक्खन और लहसुन की चटनी नहीं मिली, इस वजह से भी इनको ये दिक्कत हो गई। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये गिरी सामेल का युद्ध था। अब नाडोल के चौहानों की बात भी हम करेंगे, लेकिन एक बार हम यहाँ पर 1857 की क्रांति की बात कर लेते हैं, देखें, है ना। तो सभी साथी एरिनपुरा छावनी की बात बताएं, एरिनपुरा छावनी की स्थापना कब हुई थी? एरिनपुरा छावनी की स्थापना कब हुई थी? तब तक मैं पानी पी लेता हूं। जी बिल्कुल। तो यहां पर हम बात कर रहे थे एरिनपुरा छावनी की। 1835 में इसकी स्थापना हुई। 1836 में यहां जोधपुर
जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन सैन्य टुकड़ी को तैनात किया। तो भाई अंग्रेजों ने यहाँ पर 1835 में इस छावनी की स्थापना की। वर्तमान में पाली में ये छावनी होती है और यहाँ पर जोधपुर लीजियन जो है वहाँ की सेना को यहाँ पर बिल्कुल 1 वर्ष के बाद में तैनात कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 21 अगस्त 1857 को जब नीमच और इससे पहले हुए विद्रोह की जानकारी यहाँ के सैनिकों को मिलती है। 2 दिन बाद मतलब 23 अगस्त 1857 को यहाँ की सैनिक टुकड़ी जो है वो विद्रोह कर देती है और विद्रोह करके एक नारा देती है और उस नारे का नाम है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और वो नारा किसने दिया था? वो दिया था आपके एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ के सैनिकों ने 23 अगस्त 1857 को विद्रोह किया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, फिरंगी का मतलब अंग्रेज, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। अब एग्जाम में जनरली प्रश्न ये आ जाता है कि एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ या किस छावनी के सैनिकों ने ये नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब यहाँ से एरनपुरा पाली से जब सैनिक दिल्ली की तरफ पलायन करते हैं तो बीच में आवा के निकट जब ये सेना अपना डेरा डालती है तो वहां पर इनकी मुलाकात हो जाती है कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा। और कुशाल सिंह चंपावत चूंकि मारवाड़ के शासक तख्त सिंह से पहले दुखी थे इसलिए उन्होंने इनको शरण प्रदान की, इन्होंने इनके लिए राशन की व्यवस्था की, इनको नेतृत्व प्रदान किया। और यहीं पर इस सैन्य टुकड़ी के विद्रोह की जब जानकारी जोधपुर की सेना को मिलती है, वहां के अंग्रेजों को मिलती है, तो वहां से एक सेना प्रारंभ होती है इनसे युद्ध करने के लिए। तो अब सैनिकों को नेतृत्व मिल चुका है यहाँ पर और युद्ध हो जाता है बिथोड़ा का युद्ध। तो अब बात आती है बिथोड़ा के युद्ध की कि भाई यहाँ पर अंग्रेज जो है उधर से हितकोट के नेतृत्व में मारवाड़ के शासक तख्त सिंह के सेनापति ओनाड सिंह के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना भेजते हैं कि क्रांतिकारी जितने भी हैं, विद्रोही सैनिक जितने भी हैं, इस विद्रोह को दबाया जाए। सहीपाल जी बीकानेर से प्रणाम आपको, राम राम जी। तो यहाँ पर डेट क्या आ जाती है? डेट आ जाती है 8 सितंबर 1857। और युद्ध किन किन के बीच में हो जाता है? तो युद्ध हो जाता है विद्रोही सैनिक और विद्रोही सैनिकों का साथ कौन दे रहे हैं? कुशाल सिंह चंपावत। और ये कहां के ठाकुर हैं? आउवा के ठाकुर हैं। आउवा के ठाकुर हैं कुशाल सिंह चंपावत। अब इनके सामने कौन है? तो इनके सामने है जोधपुर की सेना प्लस एक अंग्रेज अधिकारी था हितकोट, वो इनके साथ यहां पर आता है। और इस सेना का नेतृत्व कौन करते हैं? मतलब सेनापति। तो सेनापति का नाम है ओनाड सिंह। कहीं कहीं आपको ओनार सिंह भी इनका नाम देखने को मिलेगा। और जोधपुर के शासक की यहाँ पर हम बात करते हैं तो उस समय जोधपुर के शासक कौन थे? तो शासक थे तखत सिंह। इनके खिलाफ विद्रोह किया था कुशाल सिंह चंपावत ने। चूंकि हम जानते हैं अंग्रेजों के साथ जो अधिकांश संधियां हुई थी, राजा महाराजाओं ने संधियां इसलिए की क्योंकि उनके ठिकानेदार या उनके सामंत के दो उनके अधीनस्थ जो ठाकुर थे वो भी उनकी बात नहीं मान रहे थे। इस वजह से एक प्रकार से इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो मारवाड़ के शासक तख्त सिंह जी किससे दुखी है? कुशाल सिंह जी चंपावत से दुखी है। कुशाल सिंह चंपावत किन से दुखी है? तख्त सिंह से दुखी है। और इस तरीके से एरनपुरा
के जो सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं इनको नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत ने दे दिया कि भाई अपना काम भी हो जाएगा, सैनिकों का काम भी हो जाएगा। और इस तरफ जोधपुर की सेना लो, चाहे अंग्रेज हितकोट ले लो, इनका एक ही उद्देश्य था, इन सैनिकों के विद्रोह को दबाना। इसके अलावा इनका यहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से अपना कोई निजी इनका झगड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पर निजी झगड़ा बना दिया गया। अब यहाँ पर घटना ये हुई, दोनों यहाँ पर मारे गए, दोनों यहाँ पर मारे गए इस युद्ध में। और इस युद्ध की जब सूचना अंग्रेजों को मिलती है तो अंग्रेज इस बात को समझ जाते हैं कि भाई वहाँ पर बहुत बड़ी सेना है, कुशाल सिंह चंपावत की सेना है, विद्रोही सैनिक हैं, उनके पास हथियार हैं, मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। पूरी घटना की जानकारी जब हमारे राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को इसकी जानकारी मिलती है तो लॉरेंस यहाँ पर एक सेना लेकर के पहुंचते हैं। और यहाँ पर फिर दूसरा कौन सा युद्ध हो जाता है, चेलावास का युद्ध यहाँ पर हो जाता है। अब चेलावास के युद्ध की बात करें, इसे गोरों कालों का युद्ध भी कहा जाता है, गोरों कालों का युद्ध। इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई ये तो गोरों कालों का मतलब अंग्रेजों के और भारतीयों के बीच में ये युद्ध हुआ था, इस वजह से गोरों कालों का युद्ध कहते हैं। बिल्कुल जीके विद मारवाड़ी जी कमेंट भी कर चुके हैं कि 18 सितंबर 1857 को यहाँ पर बिल्कुल ये विद्रोह हुआ था। तो ये डेट क्या आ जाती है, इस डेट में 10 प्लस कर लें, 18 सितंबर और 1857 को ये क्रांति का युद्ध हो जाता है। कौन सा वाला युद्ध, दूसरे नंबर का युद्ध। और दूसरे नंबर का युद्ध कौन सा, गोरों कालों का युद्ध, चेलावास का युद्ध। अब ये युद्ध किन किन के बीच में होता है, तो इधर कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत और इनके साथ विद्रोही सैनिक तो है ही है। सामने कौन आ जाते हैं इनके, तो सामने इनके होते हैं एजीजी। और उस समय हमारे एजीजी कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक या पैथिक लॉरेंस एक ही बात है, लॉरेंस। और मारवाड़ के पीए इनके साथ आते हैं, मारवाड़ के पीए, और ये होते हैं मैक मौसन, मैक मौसन या मैक मैसन एक ही बात है। अब यहाँ पर जब विथोड़ा का युद्ध अंग्रेजी सेना और यहाँ पर जोधपुर की सेना संयुक्त रूप से हार जाती है, तब राजस्थान के एजीजी एजेंट टू द गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस और अपने साथ में मारवाड़ के पीए मैकमोसन को लेकर के आते हैं। लेकिन मामला यहाँ पर भी पलड़ा भारी पड़ जाता है। यहाँ पर भी युद्ध जीतने का काम कुशाल सिंह चंपावत का नेतृत्व करता है, यहाँ पर भी कुशाल सिंह चंपावत का नेतृत्व यहाँ पर युद्ध जीत जाता है। पैट्रिक लॉरेंस इस युद्ध की भयावहता देख के भाग जाता है और यहाँ पर मैकमोसन जो है क्रांतिकारियों के हत्थे चढ़ जाता है। क्रांतिकारी इसकी गर्दन काट करके आवा के किले के बाहर लटका देते हैं। अंग्रेजों को साफ मैसेज है, अब हमसे टकराने की भूल मत करना। और ये सब सारी जानकारी जब भारत के गवर्नर जनरल को मिलती है, लॉर्ड कैनिंग को मिलती है, तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि स्वयं एजीजी वहां पर थे, भगोड़ा बनके वहां से भाग गए। अब यहाँ पर करें क्या, तो बाद में उनके द्वारा एक बहुत बड़ी सेना बाद में भेजी जाती है कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध कि जाइए और इस विद्रोह को दबाइए। तो मेनली हमारे पाली से संबंधित तो ये दो युद्ध थे, चेलावास का युद्ध और बिथोड़ा का युद्ध। मैकमोसन की बात करें, गर्दन काटकर आवा दुर्ग पर लटकाई, आवा दुर्ग पर लटका दी। बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है, ये दोनों युद्ध जो है अपने स्वाभिमान की खातिर लड़ते हैं। बाद में अंग्रेजों द्वारा एक बहुत बड़ी सेना भेजी जाती है और उसी में पैट्रिक लॉरेंस भी वापस आते हैं, कैनिंग भी वापस आ जाते हैं और बाद में कहते हैं कि निमच छावनी में जाकर के ये सरेंडर कर देते हैं। टेलर आयोग का इनके विरुद्ध गठन किया जाता है कि भाई आप जांच कीजिए कि वास्तव में कुशाल सिंह चंपावत ने सैनिकों का साथ क्यों दिया, क्या मैटर हो गया था यहाँ पर। तो बाद में टेलर आयोग ये कहते हैं कि इनका निजी झगड़ा जो था वो किनके साथ था, यहाँ पर शासक तख्त सिंह के साथ था। इन्होंने अपने शासन को बचाने के लिए, अपने आवा की रक्षा के लिए दोनों युद्ध किए। बाकी इनका अंग्रेजों के साथ जो है कोई निजी झगड़ा नहीं था। और यहाँ पर मामला भी अंग्रेजों के वर्सेज कुशाल सिंह ठाकुर के बीच में था कि कुशाल सिंह चंपावत जो है अंग्रेजों को क्यों मारा। यहाँ पर तो उन्होंने कहा भाई क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था, इनका अपना कोई निजी इसमें कुछ मामला नहीं था। बाद में टेलर आयोग के द्वारा इनको निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। ये पूरी कहानी थी किसकी,
कुशाल सिंह जी चंपावत की कहाँ के ठाकुर थे? ये ठाकुर थे आहुआ के। अब जब बाद में अंग्रेजी सेना यहाँ पर आती है तो सुगली माता से वो चिढ़ जाती है और वो देखती है यहाँ पर ये जो देवी है इनमें कोई ना कोई चमत्कार है, इन्हीं की वजह से ये यहाँ के क्रांतिकारी जो है वो युद्ध नहीं हार रहे हैं। तो बाद में यहाँ पर सुगली माता की जो प्रतिमा है अंग्रेज यहाँ से ले जाते हैं और कहाँ रख देते हैं? अजमेर संग्रहालय में रख देते हैं। वर्तमान में ये कहाँ पर पड़ी हुई है? वर्तमान में ये बांगड़ संग्रहालय में संग्रहित है। तो सुगाली माता की हम यहाँ पर बात कर देते हैं। मंदिर की यहाँ पर हम बात करते हैं, इनका मंदिर कहाँ पर था? तो मंदिर आहुआ, मंदिर था आहुआ पाली के अंदर। इन्हें 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति की देवी है ना, कुल देवी आराध्य देवी कुछ नहीं होगी। 1857 की क्रांति की कोई कुल देवी नहीं है, कोई आराध्य देवी नहीं है, लेकिन इनके चमत्कार से प्रभावित होते हैं अंग्रेज और मूर्ति कहां लेकर चले जाते हैं? मूर्ति अंग्रेज अजमेर संग्रहालय में रखवाते हैं। वर्तमान में मूर्ति बांगड़ संग्रहालय में संग्रहित है। बांगड़ संग्रहालय में वर्तमान मूर्ति है। बांगड़ संग्रहालय कहां पर है? पाली में है, जिसकी बात हमने कल कर ली थी कि भाई 1982 में इसे स्थापित किया गया। 1991 में विधिवत रूप से ये प्रारंभ हो गया। बिल्कुल, तो यहाँ पर 10 सिर और 54 हाथों की देवी से कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। इस देवी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि देवी के 10 सिर थे, 10 सिर व 54 हाथों वाली प्रतिमा या देवी भी इन्हें कह सकते हैं। अब यहाँ पर आहुआ में इनका मंदिर बना हुआ है, तो आहुआ के जो ठाकुर हैं उनसे इनका कोई ना कोई संबंध होगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आहुआ के ठाकुरों की आराध्य या इष्ट कह सकते हैं, इष्ट देवी। और कुशाल सिंह चंपावत की तो विशिष्ट रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो यहाँ पर ये संबंधित जानकारी थी सुगाली माता से संबंधित। अंग्रेज यहाँ पर आते ही इनसे चिढ़ जाते हैं कि यहाँ पर 2 युद्ध हुए हैं, इतने बड़े युद्ध हुए हैं, क्रांतिकारियों की विजय कैसे हो सकती है? इस माता की मूर्ति में कोई ना कोई चमत्कार है। सबसे पहले ये मूर्ति यहाँ से उठाइए। तो अंग्रेज यहाँ से मूर्ति उठा करके कहाँ लेके चले जाते हैं? अजमेर, जो कि उनका राजपुताना म्यूजियम वहां पर था। अंग्रेजों के जो एजीजी हुआ करते थे वो उस समय ग्रीष्म काल में वहां पर थे, तो उन्होंने वहां पर इस मूर्ति को रखवाया। बाद में ये मूर्ति बांगड़ संग्रहालय में संग्रहित है। मूर्ति की विशेषता यह है कि 10 सिर और 54 हाथों वाली प्रतिमा है। वर्तमान में मूर्ति बांगड़ संग्रहालय में है। अंग्रेज अजमेर लेके गए। 1857 की इनको देवी या क्रांति की देवी कहा जाता है। मंदिर इनका आहुआ के अंदर है। देखो मंदिर की ध्यान रखना, मंदिर जो है आहुआ में है। जिस मंदिर में पहले ये प्रतिमा हुआ करती थी, वर्तमान में उस मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन वहां पर मंदिर आहुआ में ही बना हुआ। बिल्कुल चंपावत जो ठाकुर थे उनकी ये आराध्य देवी या इष्ट देवी मानी जाती है। स्पेशली ठाकुर जो थे कुशाल सिंह चंपावत, उनसे इनका संबंध बताया जाता है। इसके अलावा हम सोजत दुर्ग की बात कर लेते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे शॉर्ट में नाडोल के चौहानों की, चूंकि उनका इतिहास इतना लंबा चौड़ा नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पर हम उनको शॉर्ट में भी पढ़ लेंगे। सोजत के दुर्ग की यहाँ पर हम बात करते हैं। सोजत का किला जो है कहाँ पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। और इस दुर्ग की लोकेशन क्या है? मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा पर स्थित। तो इसे सीमा पर स्थित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम जानते हैं कि अमल बावल की संधि होती है, उस संधि के तहत जो सोजत को केंद्र रखा जाता है, इस तरफ जहां पर खेजड़ियां दिख रही है वो है मारवाड़, और जिस तरफ नीम के पेड़ दिख रहे हैं वो है मेवाड़। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर सोजत दुर्ग जो कि मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर है। अब इसके निर्माण को लेकर कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि निर्माण किसने करवाया?
निर्माण। तो निर्माण की बात करें, राव जोधा के पुत्र, राव जोधा के पुत्र निम्बा द्वारा निर्मित, निम्बा द्वारा निर्मित। और निम्बा ने कब निर्मित करवाया था? तो निम्बा ने निर्मित करवाया था 1460 ईस्वी के आसपास। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है वो राव मालदेव को इसका निर्माता मानते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राव मालदेव जो है उन्होंने इसका क्या करवाया, जीर्णोद्वार करवाया। और ये जो परकोटा आपको दिख रहा है, ये परकोटा किसने बनवाया? राव मालदेव ने बनवाया था। तो परकोटा, परकोटा राव मालदेव, राव मालदेव ने बनवाया। परकोटा जो है वो राव मालदेव के द्वारा बनवाया जाता है। इसके अलावा जीर्णोद्वार की बात करें, पुनः निर्माण की बात करें, पुनः निर्माण, तो मारवाड़ के शासक विजय सिंह के द्वारा, विजय सिंह के द्वारा, मारवाड़ के शासक विजय सिंह जी के द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया जाता है। सोजत दुर्ग एक प्रमुख दुर्ग माना जाता है। यहाँ पर राव मालदेव का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। राव मालदेव का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक यहाँ हुआ। और राव चंद्रसेन की यादें भी इस दुर्ग से जुड़ी हुई है। उन्होंने भी अपना निवास बनाया था, कुछ समय तक वो यहाँ पर रहे थे। इस दुर्ग के ऊपर कभी शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया, तो कभी चौहानों ने अधिकार कर लिया। इस दुर्ग को लेकर कई बार संघर्ष आपस में चलता रहा। तो ये बात ही किससे संबंधित है? सोजत दुर्ग से संबंधित हमने बात की। अब बात कर लेते हैं बाली दुर्ग के बारे में। बाली दुर्ग जो है जनरली मीठड़ी नदी या मिश्री नदी भी नाम आ जाता है। मिश्री नदी के किनारे बाली, पाली में एक तहसील मानी जाती है। निर्माण की बात आती है, निर्माण, निर्माण वीरमदेव द्वारा, वीरमदेव द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। वर्तमान में कुछ इसके अवशेष बचे हुए हैं। सरकार के अधीन ये किला माना जाता है और अभी वर्तमान में संग्रहालय के रूप में भी है। पर्यटन के लिए ये प्रसिद्ध दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? बाली दुर्ग। और सोजत दुर्ग के बारे में तो हमने बात की। सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, यहाँ की गरासियों की फाग प्रसिद्ध है, सोजत की मंडी यहाँ पर मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। और भी बहुत सारे फैक्ट जो हैं वो सोजत से संबंधित हैं। बिल्कुल, मालदेव का राज्याभिषेक जोधपुर दुर्ग में नहीं हुआ था, मंडोर दुर्ग में नहीं हुआ था, मेहरानगढ़ में नहीं हुआ था, सोजत दुर्ग में उनका राज्याभिषेक हुआ था। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने बात की। इसके अलावा प्रमुख मेले त्योहारों की बात करते हैं। प्रमुख मेले और त्योहार इस जिले में कौन कौन से बरते हैं? तो यहाँ पर रणकपुर का मेला बरता है। रणकपुर पाली में है। रणकपुर के जैन मंदिरों की कल बात करेंगे। फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी से लेकर पंचमी तक मेला बरता है। सोनाणा के खेतलाजी का मेला देसूरी तहसील सोनाणा में बरता है। चैत्र शुक्ला एकम को ये मेला बरता है। निम्बाज पशु मेला निम्बाज में बरता है 8 फरवरी को। परशुराम महादेव जी का मेला सादड़ी में बरता है श्रावण कृष्ण षष्ठी से लेकर सप्तमी तक। रामदेव जी का मेला बिराटिया में बरता है। बिराटिया, बिराटिया खुर्द में मेला बरता है। भादवा शुक्ला 11 से लेकर 12 को मेला बरता है। बाली पशु मेला, अभी हम बाली दुर्ग की बात कर रहे थे, बाली तहसील है पाली में, वहां पर बरता है। 1 से लेकर 7 जनवरी को यह मेला आयोजित होता है। और अब हम बात कर लेते हैं नाडोल के चौहानों की, कि भाई नाडोल का जो चौहान राजवंश है, पाली में नाडोल पड़ता है और नाडोल जनरली देसूरी के निकट पड़ता है। यहाँ पर चौहान वंश ने शासन किया था। शाकंभरी के चौहानों के वाघपति राज हुआ करते थे, उनके पुत्र थे लक्ष्मण चौहान। उन्होंने यहाँ पर नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। तो इनसे संबंधित बात आज हम करते हैं। बाला का दुर्ग अलवर में है, बाली दुर्ग पाली में है। बहुत बढ़िया फैक्ट बताया आप साथियों ने। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नाडोल के चौहानों की, हम बात कर रहे हैं। लक्ष्मण चौहान की बात करते हैं। 960 ईस्वी में, 960 ईस्वी में चावड़ों को पराजित करके, चावड़ों को पराजित करके नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की।
नाडोल में चौहान वंश की स्थापना कर दी। कब की? तो 960 ईस्वी में इन्होंने की। कौन थे ये? इनके बारे में बात करें तो ये शाकंभरी के वाकपति राज के पुत्र थे। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी इनसे संबंधित कि भाई इन्होंने नाडोल में चावड़ों को पराजित किया, यहाँ पर चौहान राजवंश की स्थापना की। शाकंभरी के चौहान वाकपति राज के पुत्र थे। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर आशापुरा के मंदिर का भी निर्माण करवाया। आशापुरा माता मंदिर बनवाया। आशापुरा माता के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन नाडोल के अंदर जो मंदिर है वो किन्होंने बनाया था? वो बनवाया था लक्ष्मण चौहान ने। शोभित की बात करें, इनको सोही के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में इनको सोही के नाम से जाना जाता है। से इनको सोही के नाम से जाना जाता है और इन्होंने भीनमाल को विजित किया। भीनमाल को विजित किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। बलराज चौहान की बात करते हैं तो इन्होंने तो भीनमाल को विजित किया। इन्होंने मालवा पर अधिकार किया और यहाँ के शासक कौन थे? मुंज परमार जो थे उनको इन्होंने पराजित कर दिया। तो ये कौन शासक थे? ये थे आपके बलदेव चौहान। महेंद्र चौहान की बात करें, महेंद्र चौहान से संबंधित कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। अहिल चौहान की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं। और इनके समय की यदि हम बात करें अहिल चौहान की, तो भीमदेव फर्स्ट से इनकी लड़ाई होती है और बाद में ये यहाँ पर अधिकार भी कर लेते हैं। बाला प्रसाद जनरली कोई इंपॉर्टेंट शासक नहीं है। इनके पुत्र पृथ्वीपाल जो है वो एक इंपॉर्टेंट शासक माने जाते हैं और ये कौन है? पुत्र हैं इनके। इसके अलावा बात करते हैं असराज जी चौहान की, अलहण चौहान की यहाँ पर बात करते हैं और कलहण चौहान की बात करते हैं। अलहण चौहान या कलहण चौहान ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं यहाँ के शासक। बाकी यहाँ पर नाडोल के चौहानों का इतिहास हमें जनरली इतना बड़ा देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अलहण चौहान जो कि इनके पुत्र हुआ करते थे कीर्तिपाल इनके पुत्र थे। बताइए जालोर में कीर्तिपाल ने चौहान राजवंश की स्थापना कब की थी? साथ ही सभी कमेंट करेंगे। तो कीर्तिपाल इनके पुत्र थे। जालोर में सोनगरा चौहान राजवंश की स्थापना की। तो यहाँ पर कीर्तिपाल जो है अलहण चौहान के पुत्र हैं, जालोर में जाकर के अपना राजवंश स्थापित करते हैं। पहला आंसर आ गया है 1131, गलत आंसर है। कलहण चौहान की यहाँ पर हम बात करते हैं। इनके समय में 1205 की ये घटना है। 1205 ईस्वी में जालोर के उदय सिंह ने नाडोल को जालोर में मिलाया। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, नाडोल की शाखा से जालोर की शाखा निकली है। बाद में जालोर का विलय और नाडोल का विलय हो जाता है 1181। आंसर आ रहा है बिल्कुल 1181 या 82, दोनों यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल सकता है। एक ही बात है, कोई ज़्यादा आंसर दिक्कत वाला नहीं है। जनरली अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दे रखा है। 1181 में ये यहाँ पर अधिकार करते हैं। 82 में इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब 1 वर्ष ही इनका शासनकाल माना जाता है। तो अलहण के पुत्र कीर्तिपाल हैं। और कलहण के पुत्र की बात करें
तो कलहण से तो यहाँ का इतिहास ही समाप्त हो जाता है। इनके समय में चूंकि यहाँ पर नाडोल शाखा जो है वो कमजोर हो जाती है और यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं जालोर के शासक उदय सिंह जी, और यहाँ पर नाडोल को किस में मिला लेते हैं, जालोर में। बाद में जालोर और नाडोल एक ही हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, रीट लेवल का कोर्स ले रखा है, बिल्कुल तैयारी करें। कोई भी समस्या है बिल्कुल आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें, 34 की बजाय 35 पर कांटेक्ट करें आप, है ना, तो आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। टेक्निकल टीम को आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, किससे संबंधित, नाडोल के चौहान से संबंधित, पाली के इतिहास से संबंधित आज हमने बात की थी। इसी के साथ हमारी पाली के इतिहास की क्लास जो है वो समाप्त होती है। कल हम वापस एक नए इतिहास के साथ, मतलब एक नई क्लास के साथ बात करेंगे। पाली में स्थित पर्यटन स्थलों की बात करेंगे, कौन कौन से पर्यटन स्थल पाली में है। और तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नए साथी जितने जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।